हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेज पार्ट 109 के बारे में। दोस्तों आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड की जो ये हमारी पोस्टमार्टम क्लासेज वाली सीरीज है, ये आपके उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर दोस्तों जो आपका पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड और एसआई का एग्जाम पेपर हो रहा है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ये महत्वपूर्ण हमारी सीरीज है, जिसमें हम प्रतिदिन कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और उनसे संबंधित मोस्टली फैक्ट्स मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही बताते हुए चलता हूं। इसलिए ये वीडियोज आपकी रिवीजन की दृष्टि से भी और नोट्स बनाने की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इससे पहले के दोस्तों 108 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप इजीली दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप उत्तराखंड पहली बार भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपकी सीरीज रहने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, या उत्तराखंड की स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी की स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या डिटेल कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों यूट्यूब पर हमारी कई सारी मैराथन क्लासेज हैं। अजय रावत की सीरीज चल रही है हमारी, बाकी परीक्षावाणी की हमारी सीरीज चल रही है, और पोस्टमार्टम क्लासेज तो हमारी चलती ही चलती हैं। तो आप सारी वीडियोज़ को जरूर कवर अप करते हुए चलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर मंदिर तथा विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप खुद से कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देने की कोशिश भी कीजिएगा। तो अर्धनारीश्वर मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर दोस्तों यह स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद के दोस्तों गुप्त काशी में स्थित है क्या? अर्धनारीश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो विश्वनाथ मंदिर है एक, वह हमारा उत्तरकाशी जनपद में भी स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में भी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, जिसे सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तरकाशी में स्थित जो विश्वनाथ मंदिर है उसे हम काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसे सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों गुप्त काशी में भी दोस्तों एक क्या है? अर्धनारीश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर है, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद के गुप्तकाशी नामक स्थान पर स्थित है। और दोनों मंदिर दोस्तों ये साथ साथ ही हैं, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अब रुद्रप्रयाग जनपद में है अर्धनारीश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, तो इसी के साथ साथ ही दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद के गुप्तकाशी में। अब रुद्रप्रयाग में कुछ और भी जो हमारे मंदिर है उनके बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। पंच केदारों में से दोस्तों 3 केदार, केदारनाथ, मदमेश्वरनाथ और तुंगनाथ, यह कहाँ स्थित है? यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों कार्तिकेय स्वामी मंदिर, कार्तिकेय स्वामी मंदिर भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। ठीक है, कोटेश्वर महादेव मंदिर या कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है दोस्तों। त्रिजुगी नारायण मंदिर, जहाँ पे शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है, त्रिजुगी नारायण, यह भी रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। कालीमठ शक्तिपीठ, कौन सा दोस्तों? कालीमठ शक्तिपीठ, यह भी रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। ठीक है, माता हरियाली देवी मंदिर, माता हरियाली देवी मंदिर, यह भी दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। मुंडकटिया गणेश मंदिर, यानी कि गणेश का सटा हुआ जो कटा हुआ सर वाला मंदिर है, मुंडकटिया गणेश मंदिर भी दोस्तों कहाँ है? वह भी हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर दोस्तों, ओंकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ का शीतकालीन आवास स्थल, यह भी कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद के ही दोस्तों ऊखी मठ में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों बात करें अर्धनारीश्वर मंदिर, यह भी दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। ठीक है, और शाकंबरी देवी मंदिर दोस्तों यह भी क्या है? रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर यह भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और एक विश्वनाथ मंदिर दोस्तों हमारा उत्तरकाशी जनपद में भी स्थित है। ये सारे पॉइंट दोस्तों आप लोगों को याद रखने हैं। बाकी रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना कब हुई थी आपको बताइए दोस्तों? सितंबर 1997 में हमारी क्या होती है? रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना होती है। कहीं कहीं 15 सितंबर है, कहीं कहीं 18 सितंबर है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, रुद्रप्रयाग। याद रखना है आपको। चंपावत जनपद की स्थापना भी 1997 में होती है। पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना होती है दोस्तों 24 फरवरी 1960 को, और नैनीताल जनपद की स्थापना होती है दोस्तों कब? 1891 में। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था या घोषित किया गया है? तो 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया दोस्तों किसको? पिंडारी ग्लेशियर को 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और यह पिंडारी ग्लेशियर कहाँ से दोस्तों? बागेश्वर जनपद में स्थित है पिंडारी ग्लेशियर, और बागेश्वर के साथ साथ ही चमोली जनपद में भी इसका प्रसार पाया जाता है। लेकिन मुख्यतः इसका जो अधिकांशतः भाग है वह कहाँ है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो पिंडारी ग्लेशियर क्या है दोस्तों? बागेश्वर जनपद में स्थित है, आपको याद रखना है। और पिंडारी ग्लेशियर से ही हमारा पिंडर नदी का उद्गम होता है दोस्तों, और पिंडारी ग्लेशियर का दोस्तों जो ये ट्रैक है, इसी को 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया
है, ठीक है। और पिंडारी ग्लेशियर की खोज किसने की थी दोस्तों? मिस्टर बटन के द्वारा पिंडारी ग्लेशियर को खोजा गया था। और पिंडारी ग्लेशियर में ही दोस्तों क्या है, एक हमारा दर्रा है जिसे कहते हैं क्या, ट्रेल पास दर्रा, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के मध्य में स्थित है, जिसकी खोज ट्रेल के द्वारा 1830 में की गई थी। तो दोस्तों ये जो ट्रेल पास दर्रा है यह भी हमारा पिंडारी ग्लेशियर के ही श्रेणियों के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आपको याद रखना है। 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया दोस्तों? पिंडारी ग्लेशियर को घोषित किया गया है। अब यहीं से दोस्तों एक दो प्रश्न और बनते हैं हमारे कि 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? 2018 में किया गया दोस्तों मिलम ग्लेशियर, जो कि कहाँ पड़ता है? बागेश्वर जनपद में, सॉरी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों क्या, मिलम ग्लेशियर, जिसे 2018 का दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? 2019 में दोस्तों देव क्यारा बुग्याल को हमारा ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। किसे? देव क्यारा बुग्याल को, ठीक है। अब आपसे मैं दो प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 2020 में ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था और 2021 में दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैंने करंट अफेयर्स वाली सीरीज में आपको ये कराया हुआ भी है, ठीक है। अब और ऑप्शन के बारे में बात कर ले तो आंसर हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर, जो कि कहाँ है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। दोस्तों सुखराम ग्लेशियर, ये भी हमारा बागेश्वर जनपद में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और चतुरंगी ग्लेशियर दोस्तों हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है? मुट्ठी, नाली, बीघा या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों उत्तराखंड में क्या है? भूमि मापन की इकाइयाँ हैं। क्या? मुट्ठी, नाली, बीघा, ये सभी क्या है दोस्तों? भूमि मापन की इकाइयाँ हैं उत्तराखंड में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, एक मुट्ठी बराबर कितना होता है? तो एक मुट्ठी बराबर होता है दोस्तों 62.5 ग्राम। कभी कभी ये रिलेशन भी आपका पूछ लिया जाता है कि एक मुट्ठी बराबर क्या होता है? 62.5 ग्राम होता है। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, उत्तराखंड में मुट्ठी, नाली, बीघा क्या है? तो ये दोस्तों क्या है? भूमि मापन की इकाइयाँ हैं या फिर जमीन को मापने की इकाइयाँ हैं, नाली, मुट्ठी और बीघा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया एक मुट्ठी बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक मुट्ठी बराबर होता है 62.5 ग्राम, ठीक है। और वहीं आपसे प्रश्न पूछा था कि यार 8 मुट्ठी बराबर कितना होता है? तो 8 मुट्ठी बराबर होता है दोस्तों कितना? एक सेर। सेर जो है ये दोस्तों ये भी भूमि मापन की इकाई है, ठीक है। लेकिन मुख्यतः दो इकाइयाँ मानी जाती है, मुट्ठी और नाली, ठीक है। तो 8 मुट्ठी बराबर कितना होता है दोस्तों? एक सेर होता है, ठीक है। और अब यहीं से प्रश्न आता है कि 2 सेर कितना होता है दोस्तों? तो 2 सेर बराबर होता है 1 किलोग्राम। 2 सेर बराबर होता है दोस्तों कितना? 1 किलोग्राम। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं नाली, ठीक है। एक नाली बराबर कितना वर्ग मीटर होता है दोस्तों? तो एक नाली बराबर होता है 200 वर्ग मीटर। कितना होता है? 200 वर्ग मीटर होता है। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और वहीं दोस्तों एक बीघा बराबर कितना होता है? तो एक बीघा बराबर होता है दोस्तों 2.5 नाली। 2.5 नाली होता है एक बीघा बराबर। तो याद रखना दोस्तों, एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम होता है। और एक नाली बराबर कितना होता है दोस्तों? एक नाली बराबर होता है 200 वर्ग मीटर, ठीक है। और एक नाली ही दोस्तों कितना होता है? 16 मुट्ठी के बराबर एक नाली होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। एक नाली बराबर 16 मुट्ठी भी होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बीघा बराबर कितना होता है? 2.5 नाली होता है एक बीघा बराबर, ये भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार से दोस्तों एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 50 नाली। क्या होता है? एक हेक्टेयर में कितने नाली होते हैं? 50 नाली होते हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों एक बिस्वा किसके बराबर होता है? तो एक बिस्वा होता है आपका 45 गज के बराबर। तो ये सारे पॉइंट आपको दोस्तों याद रख लेने हैं। तो राज्य में कृषि मापने की इकाई या भूमि नापने की इकाई के रूप में नाली, मुट्ठी, सेर से आपका हेक्टेयर, गज, विस्वा, डाल, पाथा आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पाथा हो गया, सेर हो गया, ये सभी क्या है? भूमि मापन की इकाइयाँ हैं या अनाज को मापने की इकाइयाँ हैं, आप ये कह सकते हैं। कृषि मापन की इकाइयों के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और एक नाली बराबर 16 मुट्ठी या एक नाली बराबर 200 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अब एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है दोस्तों वह गाँव में निवास करती है या कृषि क्षेत्र से संलग्नित है? तो उत्तराखंड की जो 69.77% दोस्तों जनसंख्या है यह कृषि से संबंधित मानी जाती है या कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व मानी जाती है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड में प्रमुख जो कृषि फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो गेहूँ, चावल और गन्ना, ये 3 प्रमुख फसलें हैं दोस्तों उत्तराखंड की, जो कि कृषि हेतु सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, फिर चावल का उत्पादन होता है और फिर गन्ने का उत्पादन यहाँ पर होता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उत्तराखंड की विधानसभा में दोस्तों कुल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। 70 की 70 निर्वाचित सीटें हैं। अब इसमें से कितनी सीटें दोस्तों अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो 2 सीटें दोस्तों इसमें से अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं, नानकमत्ता की सीट और
चक्राता की सीट। कौन सी है? नानकमत्ता और चक्राता की सीट है। वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं, तो 13 सीटें दोस्तों अनुसूचित जाति यानी कि SC हेतु आरक्षित हैं। और वहीं अगर टोटली प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका कितना? 15 सीटें, याद रखना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 6 जनवरी 1947 को कोटद्वार में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें प्रजामंडल और आज़ाद हिंद फौज और कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया था। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्मली दोस्तों पितृशरण रतूड़ी जी के द्वारा। तो अच्छा प्रश्न है कि 6 जनवरी 1947 को कोटद्वार में दोस्तों एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें प्रजामंडल, आज़ाद हिंद फौज और कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया था। तो इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पितृशरण रतूड़ी जी के द्वारा की गई थी। तो प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे बन सकता है कि 1947 में हुई बैठक जिसमें प्रजामंडल, आज़ाद हिंद फौज और कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया था, यह बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो कोटद्वार में यह बैठक आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता पितृशरण रतूड़ी जी के द्वारा की गई थी। अब पितृशरण रतूड़ी जी के बारे में दोस्तों हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 25 सितंबर 1920 को टिहरी गढ़वाल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था और आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख सैनिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस की जो हमारी पुलिस थी उसमें सुभाष चंद्र बोस की जो पहली गुरिल्ला रेजिमेंट थी दोस्तों, जिसे बोस ब्रिगेड या सुभाष ब्रिगेड भी कहा जाता है, उसके कमांडर या कर्नल इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस की जो पहली गुरिल्ला रेजिमेंट थी जिसे बोस ब्रिगेड या सुभाष ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है, उसके प्रथम कर्नल या उसकी कमान किसको सौंपी गई थी? सबसे पहले तो पितृशरण रतूड़ी जी को सौंपी गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कर्नल बनाया था और सुभाष चंद्र बोस ने ही दोस्तों पितृशरण रतूड़ी जी को शेर-ए-हिंद की उपाधि भी दी थी। शेर-ए-हिंद की उपाधि भी दी थी सुभाष चंद्र बोस ने किसको? पितृशरण रतूड़ी को। और इसी के साथ साथ दोस्तों पितृशरण रतूड़ी जी पहले गढ़वाल राइफल्स के अंतर्गत मतलब गढ़वाल राइफल्स में भी इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद में यह आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद में उसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, तो और इस बैठक की अध्यक्षता पितृशरण रतूड़ी जी ने करी थी, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड राजकीय प्रेस कहाँ स्थित है? रुड़की, श्रीनगर, देहरादून या फिर नरेंद्र नगर में? तो उत्तराखंड की दोस्तों जो राजकीय प्रेस है दोस्तों यह स्थित है कहाँ पे? रुड़की में। कहाँ पे दोस्तों? रुड़की में। और रुड़की कहाँ पड़ता है? हरिद्वार जनपद में आता है दोस्तों क्या? रुड़की वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988। और डेट पूछेगा तो 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई थी दोस्तों। और हरिद्वार को कहाँ से उठाकर उत्तराखंड में शामिल किया गया था? तो हरिद्वार दोस्तों सहारनपुर मंडल से उठाकर उत्तराखंड में शामिल किया गया था। इसे उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है, गंगा द्वार कहा जाता है, हरिद्वार कहा जाता है, हरद्वार कहा जाता है, माया क्षेत्र कहा जाता है, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, चारों धामों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गंगा का द्वार कहा जाता है। तो सभी नामों से शिव की राजधानी के नाम से भी हरिद्वार को ही जाना जाता है और हर की पैड़ी के नाम से भी हरिद्वार को ही जाना जाता है। तो जो ये उत्तराखंड राज्य की प्रेस है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? यह रुड़की में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों रुड़की भी अपने आप में प्रसिद्ध है। रुड़की के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि रुड़की में दोस्तों IIT है। IIT रुड़की कहाँ स्थित है? यह भी रुड़की उधम सिंह हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। ठीक है, सॉरी उधम सिंह नगर निकल गया था, हरिद्वार जनपद में स्थित है। ठीक है, और IIT रुड़की जो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था उसकी स्थापना हुई थी 1847 में। और इसे IIT का दर्जा कब दिया गया? तो 21 सितंबर 2001, याद रखना दोस्तों, 21 सितंबर 2001 को क्या दिया गया? इसे IIT का दर्जा दिया गया था। इससे पहले 1847 में इसकी स्थापना हुई थी एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में। फिर 1854 में इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया था। फिर दोस्तों 1947 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था 47 के आसपास में। और फिर दोस्तों 21 सितंबर 2001 को इसे देश का 7वां IIT घोषित किया गया था। ठीक है, और जो ये रुड़की है दोस्तों यह सोलानी नदी के तट पर स्थित है और रुड़की नगर को दोस्तों इंजीनियर्स का मक्का भी कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों रुड़की में ही हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है जिसे पीराने कलियर के नाम से भी जाना जाता है। तो पीराने कलियर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह भी रुड़की में ही स्थित है। अब रुड़की में दोस्तों कुछ संस्थान है जैसे कि उत्तराखंड राज्य की प्रेस कहाँ है? यह रुड़की में ही स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स का जो मुख्यालय है वह भी कहाँ स्थित है? रुड़की में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1853 में हुई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान भी रुड़की में ही स्थित है और उर्दू एवं फारसी अकादमी भी दोस्तों रुड़की के ही पीरान कलियर में स्थित है। सर्वेक्षण संग्रहालय दोस्तों यह भी हमारा रुड़की में ही स्थित है।
क्वांटम विश्वविद्यालय दोस्तों ये भी हमारा रुड़की में ही स्थित है दोस्तों। और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप का मुख्यालय दोस्तों यह भी रुड़की में ही स्थित है दोस्तों। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर यह भी दोस्तों हमारा रुड़की में ही स्थित है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान यह भी दोस्तों रुड़की में ही स्थित है। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यह भी दोस्तों आपका रुड़की में ही स्थित है। तो ये सभी जो आपके चीज़ें मैंने आपको बताई यह रुड़की में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुड़की। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, सोमेश्वर, हवाला बाग तथा रामनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो सोमेश्वर, हवाला बाग तथा रामनगर दोस्तों यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। और कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो कोसी नदी का उद्गम होता है बागेश्वर जनपद में स्थित दोस्तों कौसानी के पास में स्थित धार पानी धार नामक स्थान से। कहाँ से? धार पानी धार नामक स्थान से कोसी नदी का उद्गम होता है। और सोमेश्वर, हवाला बाग तथा रामनगर जो है दोस्तों यह कोसी नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, और कुमाऊं में धान का कटोरा भी दोस्तों कोसी नदी को ही कहा जाता है। तो कोसी नदी के तट पर दोस्तों क्या है? कौसानी भी कोसी नदी के तट पर स्थित है। सोमेश्वर और बोरारो घाटी इसे कहा जाता है, यह भी कोसी नदी के ही तट पर स्थित है। खैरना दोस्तों कोसी नदी के तट पर स्थित है। कोसी खुद कोसी नदी के तट पर स्थित है। रामनगर कोसी नदी के तट पर स्थित है। हवाला बाग भी दोस्तों कोसी नदी के ही तट पर स्थित है। ठीक है, ग्वालकोट भी कोसी नदी के तट पर ही स्थित है। तो ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न भी पढ़ने हैं। ठीक है, वहीं गोमती नदी के तट पर अगर बात करें तो गोमती नदी के तट पर दोस्तों हमारा क्या है? गरुड़ स्थित है। गरुड़ जहाँ पर हमारा दोस्तों बैजनाथ मंदिर है वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और वहीं बात करें दोस्तों बागेश्वर, तो बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम स्थल पर स्थित है, या फिर आप कह सकते हैं बागेश्वर सरयू नदी के तट पर स्थित है। और सरयू के तट पर ही स्थित शहर के रूप में रामेश्वर को जाना जाता है दोस्तों, बागेश्वर को जाना जाता है। सेरा घाट भी दोस्तों हमारा सरयू नदी के ही तट पर स्थित है। ठीक है, बाकी गौला नदी के तट पर दोस्तों हल्द्वानी और काठगोदाम हमारा ये क्या है? गौला नदी के तट पर स्थित है। जैसे रानी बाग हो गया, हल्द्वानी हो गया, काठगोदाम हो गया, लाल कुआं हो गया। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। चंपावत जो है दोस्तों वह चंपावती नदी के किनारे पर स्थित है, या काली नदी के किनारे भी स्थित आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा बद्रीनाथ हो गया, पांडुकेश्वर हो गया, गोविंद घाट हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, जोशीमठ हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, ये सभी अलकनंदा नदी के तट पर स्थित माने जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों नदियों के तट पर स्थित शहर वाला, ये डिटेल्स में मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा कोसी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, गढ़वाली भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लौकिक एवं ऐतिहासिक लोक गाथाओं को पवाड़े कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा या किस्से कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लोकवार्ता को पंडुली कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सभी कथन दोस्तों आपके सत्य हो जाएंगे कि गढ़वाली भाषा के संदर्भ में लौकिक एवं ऐतिहासिक लोक गाथाओं को पवाड़े कहते हैं, लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा या किस्सा कहते हैं, लोकवार्ता को पंडुली कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? एक क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है ये भी। हुड़का, चौफला, छोलिया या फिर तांदी? तो इसमें से दोस्तों आपका क्या है? हुड़का क्या है दोस्तों? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या संगीत वाद्य यंत्र है, आप ये भी कह सकते हो। क्या है? हुड़का क्या है? संगीत वाद्य यंत्र है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, और इस हुड़के का प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों? आपको जागर लगाते हैं, जब जागर लगाते हैं या देवता को का ध्यान करते हैं तो फिर हुड़के का प्रयोग वहाँ पर होता है। ठीक है, और उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। ढोल क्या है? उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था? 2015 में घोषित किया गया था। ठीक है, और राज्य में लगभग दोस्तों 36 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। ढोल हो गया, आपका हुड़का हो गया, बिनाई हो गया, मसकबीन हो गया, और तुरही हो गया, रणसिंगा हो गया, मोचंग हो गया, अलगोजा हो गया, मंजीरा हो गया, घुंघरू हो गया, चिमटा हो गया, नगाड़ा हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों? उत्तराखंड के राज्य मतलब उत्तराखंड राज्य के वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, जबकि चौफला, छोलिया और तांदी ये क्या है दोस्तों? तो चौफला, छोलिया और तांदी ये क्या है? ये क्या है? उत्तराखंड के दोस्तों नृत्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब एक प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में एक बार तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था कि अलगोजा क्या है? तो अलगोजा भी क्या है दोस्तों? एक हमारा वाद्य यंत्र है, जिसे बांसुरी कहते हैं। ठीक है, और यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया गया था दोस्तों पहले कि जो आपका मसकबीन है ना, मसकबीन जो वाद्य यंत्र है मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है? तो स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? मसकबीन है। ठीक है, बाकी चौफला हो गया, छोलिया हो गया और तांदी हो गया, ये क्या है दोस्तों आपके? यह उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं या नृत्य हैं या नृत्य गीत हैं, आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें से दोस्तों जो छोलिया नृत्य है
तो इसे मतलब एक सैनिक नृत्य के नाम से भी इसे छोलिया नृत्य को जाना जाता है, ठीक है। और छोलिया गीत भी दोस्तों हमारे होते हैं, ठीक है। और छोपली भी हमारे गीत होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चांचरी भी हमारा एक नृत्य होता है दोस्तों। चौफला हमारा एक नृत्य होता है, ठीक है। चौफला नृत्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा दोस्तों कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और भी दोस्तों कई सारी चीज़ें जैसे कि नृत्य गीत और इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसलिए पहले की वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियोज़ भी आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रह सकती हैं, ठीक है। बाकी तांदी भी आपका क्या है दोस्तों, तांदी भी आपका नृत्य है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। और जो चौफला नृत्य के बारे में मैंने आपको बता दिया कि देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। और ये चौफला नृत्य दोस्तों ये आसाम के बिहू और गुजरात के गरबा नृत्य के समान इसे माना जाता है। आसाम के बिहू और गुजरात के गरबा नृत्य के समान कौन सा नृत्य उत्तराखंड में जाना जाता है, तो चौफला नृत्य को जाना जाता है। मणिपुर में इस नृत्य को दोस्तों क्या रौस नृत्य के नाम से भी जानते हैं। और मेनली इस नृत्य में किसी भी प्रकार के गीत का प्रयोग या वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि हाथों की ताली और पैरों की छाप से दोस्तों यह नृत्य हमारा किया जाता है। इस नृत्य के बारे में यह कहा जाता है, ठीक है। बाकी बात करें दोस्तों चौफला नृत्य के बारे में, तो चौफला जो आपका नृत्य होता है यह महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तांदी नृत्य भी दोस्तों आपका एक प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि मुख्यतः मतलब उत्तरकाशी वाले एरियाज़ में यह दोस्तों आपका नृत्य किया जाता है। बाकी छोलिया आपका दोस्तों छोलिया गीत भी आता है, और छोलिया आपका दोस्तों क्या है नृत्य भी होता है। कुमाऊं में जो छोलिया को एक युद्ध नृत्य शैली के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और सरव भी दोस्तों आपका क्या है एक युद्ध गीत नृत्य के रूप में जाना जाता है, सरव नृत्य होता है, ठीक है। बाकी जो छोलिया नृत्य होता है उसे मुख्यतः शादी और या धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। कुमाऊं में मेनली छोलिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। बाकी चौफला के बारे में बता दिया, छोलिया के बारे में बताया, तांदी नृत्य के बारे में बता ही दिया है, ठीक है। ऐसे झूमेलो भी नृत्य होता है, भगनौल नृत्य होता है, और गुजर नृत्य होता है आपका, चांचरी नृत्य होता है, बैर नृत्य होता है, अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में नरपति पदाधिकारी का संबंध था, किससे था, लेखक से था, घाट अधिकारी से था, चिकित्सक से था, या फिर दुर्गपाल से था। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में दोस्तों जो नरपति नामक पदाधिकारी था इसका संबंध था घाट अधिकारी, तो नरपति जो था वह घाट अधिकारी के रूप में जाना जाता था। अब दोस्तों ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कौन से राजवंश का ताम्रपत्र है, कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र के रूप में दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र को जाना जाता है, जो कि कहाँ से मिला था, पांडुकेश्वर नामक स्थान से दोस्तों यह पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिला था, ठीक है। और ये पांडुकेश्वर दोस्तों कौन से जनपद में स्थित है, तो चमोली जनपद में दोस्तों पांडुकेश्वर स्थित है। कहाँ पे, जोशीमठ के पास में यह पांडुकेश्वर स्थित है। और इसी पांडुकेश्वर से हमारा क्या मिला था, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र मिला था, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और ये पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र था, पांडुकेश्वर अभिलेख था, इसमें मुख्यतः हमारे कुल 5 अभिलेख इससे मिले हैं। और जो ये पांडुकेश्वर अभिलेख था यह किसके द्वारा या किसका अभिलेख था, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ललित सूरदेव का यह हमारा पांडुकेश्वर अभिलेख था, ठीक है। और पांडुकेश्वर अभिलेख की भाषा कौन सी है दोस्तों, तो पांडुकेश्वर अभिलेख की भाषा मानी जाती है क्या, संस्कृत, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और लिपि क्या है, ब्राह्मी है, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा है संस्कृत, और लिपि क्या है दोस्तों आपकी लिपि है ब्राह्मी। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और यहाँ पर है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में नरपति नामक पदाधिकारी का संबंध होता है घाट अधिकारी से। अब देखिए दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश के बारे में आप लोगों को मैंने कई बार पहले भी बताया हुआ है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो संस्थापक थे वह थे बसंत देव या वासुदेव, और कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक शक्ति या ऐतिहासिक राजवंश के रूप में भी जाना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की भाषा दोस्तों थी संस्कृत, और कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि थी दोस्तों कौन सी, कुटिला लिपि थी, ठीक है। और उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल भी दोस्तों कत्यूर राजवंश या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश के कार्यकाल को ही कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था, या कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो E.T. एटकिंसन ने सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए, ठीक है। बाकी कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाता है तो सुभिक्ष राजदेव को दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। और वहीं कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक के बारे में पूछा जाएगा तो ब्रह्मदेव को कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। नरपति नामक पदाधिकारी जो था यह घाट अधिकारी था, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों कत्यूरी राजवंश के काल में ही दोस्तों जो जासूस थे ना,
कत्यूरी काल में जो जासूस थे उन्हें भी नरपति कहा जाता था, जासूसों को भी नरपति कहा जाता था, ठीक है। और राजभाषा मैंने आपको बता दिया संस्कृत थी। इनकी राजकीय मुद्रा क्या थी कत्यूरियों की या कार्तिकेयपुर की, तो नंदी लांछन मुद्रा थी, नंदी का चित्र था उसमें, ठीक है। और कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश को ही उत्तराखंड में स्थापत्य कला या फिर मूर्ति कला का स्वर्णिम काल नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको डायरेक्टली दोस्तों पॉइंट याद रखने हैं। और कार्तिकेयपुर राजवंश की उपाधि क्या थी, तो गौ हितैषी ब्राह्मणों की उपाधि इनके पास में थी, ठीक है। अब कुछ बेसिक से पॉइंट दोस्तों इनके बारे में होते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश में या कत्यूरी राजवंश में जो राज्य की रक्षा का दायित्व किसके पास में था, तो प्रांतपाल या जो घट्टपाल होते थे, प्रांतपाल या घट्टपाल, यह राज्य रक्षा का दायित्व इनके पास में था। जासूस को वर्मपाल या नरपति कहते थे। और जो सैनिक होते थे सैनिकों को गौलमिक कहा जाता था, क्या गौलमिक, पैदल सैनिक होते थे इसे गौलमिक कहा जाता था, ठीक है। चुंगी लेने वाला अधिकारी सौल्विक कहलाता था, सौल्विक। और दंड देने वाला अधिकारी महादंड नायक कहलाता था, ठीक है। और उच्च निरीक्षक होता था महाकर्ता कर्तक, राजा मुख्य होता था, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो होता था उसे राजा मात्य कहते थे, ठीक है। विभागीय प्रणाली की नींव सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजवंश के कार्यकाल में ही रखी गई थी। बेगार प्रथा या कुली बेगार प्रथा जो थी उसका शुभारंभ भी सबसे पहले क्या हुआ था, कार्तिकेयपुर राजवंश के दौरान ही हुआ था, ठीक है। और इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी जो इकाई थी वह थी देश, और यहाँ पर वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती थी। और देश से नीचे फिर प्रांत होते थे, प्रांत से नीचे जिला होते थे, जिला से नीचे तहसील होते थे, तहसील से नीचे खत होते थे, और खत से नीचे दोस्तों क्या होते थे, ग्राम होते थे। इस प्रकार से हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन प्रशासन चलता था। तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी कार्तिकेयपुर राजवंश में, वो होती थी दोस्तों देश, देश, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, वो होती थी ग्राम, ठीक है। देश को दोस्तों जब देश का जो सर्वोच्च पद होता था वो वहाँ पे राजा होता था, ठीक है। प्रांत को दोस्तों भुक्ति कहा जाता था, यह प्रश्न पूछा था कि प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। और प्रांत की रक्षा करने वाला जो था उसे प्रांतपाल कहा जाता था, जिसे राज्य रक्षा का दायित्व दिया गया था। जिला को क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था, और विषय की रक्षा करने वाला विषयपति होता था। और कार्तिकेयपुर राजवंश में जो ये को कितने विषयों में बांटा गया है, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाए दोस्तों। वैसे मुख्यतः 5 विषयों में बांटा गया है, लेकिन शिव प्रसाद डबराल जी कहते हैं कि जो कत्यूरी राजवंश है इसे 6 विषयों में बांटा गया है। तो 5 और 6 दोनों ही आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तहसीलों को कर्मांत कहते थे, कर्मांत का जो रक्षक होता था वह कर्मपति होता था। उसके बाद में आता था खत, खत को खती कहते थे, खत का जो सर्वोच्च पद होता था वो था सदर सयाना। और ग्राम जो कि सबसे छोटी इकाई थी, जिसे ग्रामक्ष पटलिक भी कहा जाता है, इसका जो सर्वोच्च पद होता था वो होता था मुकद्दम या फिर सयाना या फिर महता, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में दोस्तों आज हमने इतने से पॉइंटों के बारे में बात कर ली है। और मैंने आपको दोस्तों आज की वीडियो में 10 प्रश्न भले ही बताए हों, जिसने भी नोट्स किए होंगे 10 से मैंने आपको 100 से ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है यह भी आप जरूर बताते हुए चलें। अब आपको मैं दोस्तों होमवर्क के 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। किस चंद शासक ने डूंगरा बचेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था, सोमचंद, भारती चंद्र, रुद्रचंद या फिर कल्याण चंद्र। और अगला प्रश्न है बलभद्र शाह परमार वंश का किस क्रम का शासक था, 45वां, 35वां, 43वां या फिर 53वां। और अगला एक और प्रश्न है कि किस परमार शासक के काल में 2 बार गोरखा आक्रमण हुआ था। इसके आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट्स को दोस्तों लगा सकते हैं, फ्री में भी और पेडली भी। उत्तराखंड की भी दोस्तों वहाँ पे टॉपिक वाइज हमारा टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, तो आप वहाँ से भी अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।